Hello everyone, welcome to my channel Swastika Motivates. I hope you all are doing great. लास्ट जो हमने वीडियो कवर किया था दैट इज ऑफ रिपब्लिक डे। उसके बाद ये वीकली करंट अफेयर का सेशन है। इसमें 20th ऑफ जनवरी से लेके 27th ऑफ जनवरी तक के इंपॉर्टेंट जितने भी करंट है मैंने उसको कवर अप किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता होगा दिल्ली में विधानसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं फरवरी में। तो कितने सीटों पे ये इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे उसका आपको आंसर करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 सीटों के लिए वो इलेक्शंस कंडक्ट किए जाने वाले हैं। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आखिर क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि टोटल 1.55 करोड़ पॉपुलेशन इस बार वोट करने वाली है दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन में। कितने सीटों पे इलेक्शन होगा ये मैंने पहले बता दिया, 70 सीटों पर इलेक्शन होगा। कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं तो टोटल 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। अब तक आप सभी ने देखा था यहाँ पर एज अ सीएम काम कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, जिसके बाद अतीशी जी को नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया दिल्ली का, जो कि आप पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि फरवरी 2025 में यहाँ पे वोटिंग कंडक्ट की जाएगी। कब से कब तक? 5th ऑफ फरवरी से इसकी शुरुआत होगी और इसकी काउंटिंग की जाएगी 8th ऑफ फरवरी को, यानी कि 8 फरवरी को रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। राइट? ठीक है। जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहली बात कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये मल्टी मेंबर बॉडी है, और अगर आर्टिकल की बात की जाए तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? अंडर आर्टिकल 324 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। दैट मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। राइट? एज अ चीफ एट प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वो हैं राजीव कुमार जी। और दिल्ली में पूरी तरीके से लग चुका है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, क्योंकि इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ताकि फेयर इलेक्शंस हो सके, पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा सके, इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वहां पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो इतने पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं। लेट्स सी कि कौन यहाँ पर विनर होता है। 8th ऑफ फेब को जब फाइनल काउंटिंग होगी तो आप सभी को पता चल ही जाएगा। राइट? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब को कौन से प्लेस पर इनोग्रेट किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए जानते हैं कि क्या किया है नरेंद्र मोदी जी ने। सबसे पहली बात कि इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है कहाँ पर? भारत में, आंध्र प्रदेश में। राइट? भारत की कौन सी जगह पर, कौन से स्टेट में? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में भी पुडीमदाका एक जगह है जहां पर इसे इनोग्रेट किया गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली यहाँ का फाउंडेशन स्टोन रखा है, मतलब कि पीएम यहाँ पर विजिट नहीं करने गए थे, उन्होंने वीडियो कॉल के थ्रू इसे इनोग्रेट किया है। ठीक है। किसका इनिशिएटिव है? ये इनिशिएटिव है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। आप समझ सकते हैं कि क्यों हाइड्रोजन हब को, वो भी ग्रीन हाइड्रोजन हब को सेटअप किया गया है। क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं 2070 तक इंडिया को पूरी तरीके से नेट जीरो कार्बन एमिशन वाली कंट्री बनानी है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जीज पे फोकस करेंगे तभी जा करके हम इस एम को, इस गोल को अचीव कर पाएंगे। दैट्स वाई ये डिसाइड किया गया कि ग्रीन हाइड्रोजन हब को एस्टैब्लिश किया जाए अपने इंडिया में, और ये भारत का सबसे पहला है जिसे आंध्र प्रदेश में इनोग्रेट किया गया। राइट? 1500 टन टोटल यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा हर दिन। तो काफी बड़ा अमाउंट है। अगर ऐसा होता है तो फॉर श्योर हम 2070 तक ये जो हमने टारगेट सेट किया है हम इसे अचीव कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन भारत में चलाई गई थी 15th ऑफ फेब 2019 में, किस रूट पे चलाई गई थी? आपको उसका जवाब देना है। तो उसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली से वाराणसी के लिए इस ट्रेन को चलाया गया था। तो जानते हैं कि इससे जुड़ी क्या न्यूज आई है। तो हाल ही में इनोग्रेट किया गया है सबसे पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को। आप सभी को पता होगा कि अभी तक जो वंदे भारत ट्रेन चला करती थी वो कार चेयर है, यानी कि आप उसमें बैठ करके ट्रेवल कर सकते हो। वो स्लीपर ट्रेनें नहीं होती थी। राइट? बट पहली बार 26 ऑफ जनवरी को दिल्ली से श्रीनगर रूट के लिए पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को इनोग्रेट कर दिया गया है।
राइट। ये कौन कौन से पाथ को फॉलो करेगा? उधमपुर से श्रीनगर और बारामूला, इस पाथ को ये ट्रेस करने वाला है। इसे इनोग्रेट किसने किया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। कब किया है? 26 जनवरी, यानी कि रिपब्लिक डे के ओकेजन पे। ठीक है। तो वंदे भारत जो है ये है सेमी हाई स्पीड ट्रेन, और ये वाली जो ट्रेन है, ये जो लॉन्च हुई है स्लीपर ट्रेन, दैट इज फर्स्ट डायरेक्ट रेल सर्विस कहाँ से कहाँ के बीच? फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर। अभी तक दिल्ली से श्रीनगर तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं थी। ये सबसे पहली ऐसी ट्रेन होगी जो कि दिल्ली से डायरेक्टली श्रीनगर को कनेक्ट करेगा। ओके। तो टोटल कितनी जर्नी ये ट्रैवल करेगा? 13 घंटों में ये ट्रैवल करने वाला है, अप्रोक्सीमेट 800 किलोमीटर की जर्नी। और फेयर भी काफी ज्यादा रीजनेबल है, बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट नहीं है। 3 AC का 2000 किराया होगा, सेकेंड AC के लिए 2500, और फर्स्ट AC के लिए आपको 3000 पे करना पड़ेगा। कुछ इस हिसाब से कैबिनेट आप यहाँ पे देख सकते हो, जो इमेज में आपको विजुअल हो रहा है। इस तरीके से स्लीपर वंदे भारत को डिजाइन किया गया है, तो काफी अच्छा है कि नहीं? दिल्ली से जैसे श्रीनगर में ट्रैवल करना होगा डायरेक्टली, तो आप काफी अच्छे सीनिक व्यू को देखते हुए श्रीनगर पहुंचोगे। 13 घंटे का वक्त लग रहा है, बहुत ही सही चीज है, ऐसा तो नहीं है। फ्लाइट से आप जाओगे तो आप वो सीनिक व्यू को मिस कर दोगे, है कि नहीं? बट अगर ट्रेन से जाते हो तो आपको रास्ते में वो सीनिक व्यू काफी ज्यादा अच्छे से इंजॉय करने मिलेगा, है ना? और फेयर भी काफी नॉमिनल है। की स्टॉप्स कहाँ-कहाँ हैं? जम्मू तवी में ये रुकेगा और बनिहाल में इसके स्टॉपेज हैं। उसके बाद दिल्ली और श्रीनगर डायरेक्टली ये रुकेगा। क्यों किया जा रहा है ऐसा? सेल्फ अंडरस्टूड है। टूरिज्म कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। कश्मीर काफी रिमोट एरिया है, वहां पे टूरिज्म को डेवलप करना, प्रमोट करना जिम्मेदारी बनती है। इस वजह से इस स्टेप को लिया गया है। राइट। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी ऐसी कंट्री बनी है जो कि सबसे पहली ऐसी कंट्री है जिसके यहाँ सारे के सारे ग्लेशियर्स खत्म हो चुके हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते सारे ग्लेशियर्स वहां के मेल्ट हो गए? तो ये कंट्री है वेनेजुएला। राइट। वेनेजुएला, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, एक लास्ट इसका ग्लेशियर था जो कि लास्ट ईयर यानी कि 2024 में वो ग्लेशियर भी पूरी तरीके से मेल्ट हो गया। मतलब कि अब यहाँ पर कोई भी ग्लेशियर्स आपको देखने नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो इससे जुड़ी एक न्यूज है। ये न्यूज ये कहती है कि नेपाल का एक ग्लेशियर है जिसका नाम है याला ग्लेशियर। क्या नाम है? याला ग्लेशियर। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है। श्रिंक हो रहा है मतलब आप समझ सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो काफी फेमस और काफी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है नेपाल का जिसका नाम है याला। और साइंटिस्ट ने स्टडी की है जिसके बेसिस पे ये बताया है कि 2040 तक ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। राइट। और तो और इतना ही नहीं, ये पूरे के पूरे हिमालयन रीजन में याला ग्लेशियर एकमात्र ऐसा ग्लेशियर है जिसे एनलिस्ट किया गया है अंडर ग्लोबल ग्लेशियर्स कैजुअलिटी लिस्ट में। मतलब ऐसा ग्लेशियर जो कि खतरे में है, जिसे सेव करना काफी जरूरी है, अदरवाइज ये पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। तो इस लिस्ट में भी याला ग्लेशियर को रखा गया है। 2011 में इसका एलिवेशन करीबन 5170 मीटर, सॉरी 5750 मीटर हुआ करता था, पर अब इसका एलिवेशन देखा गया है कि ये काफी ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है। रीजन एक ही है, आप सभी जानते हो, वो है ग्लोबल वार्मिंग। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, डेफिनेटली सारे ग्लेशियर्स, टेम्परेचर हमारे अर्थ का बढ़ रहा है और सारे ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं। राइट। ओके। कौन से साइंटिस्ट ने यहाँ पर स्टडी की थी? तो वो है ICIMOD के साइंटिस्ट ने यहाँ पर इस बात को स्टडी किया है और ये चीज बताया है कि आने वाले टाइम में ये ग्लेशियर डिसअपियर हो जाएगा। राइट। आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हो, यहाँ पर लोकेटेड है कुछ यहाँ पर याला ग्लेशियर। राइट। तो जानते हैं ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट के बारे में। आखिर क्या है ये लिस्ट? इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था 2024 में। मोटिव एकमात्र यही था कि हम किस तरीके से ग्लेशियर्स को बचा सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट से। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ने इसे कोलैबोरेट करके जारी करना शुरू किया था? तो वो है राइस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड
ग्लेशियोलॉजिकल सोसाइटी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस और यूनेस्को। इन्होंने मिलकर के ग्लोबल ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट को जारी करना स्टार्ट किया था। राइट, एक और चीज इसी से जुड़ी है तो यहीं पर आप जान लीजिए क्या है ये बात। यूनेस्को और डब्ल्यूएमओ यानी कि यूनेस्को और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने मिलकर के ये डिसाइड किया है कि ये 2025 को सेलिब्रेट करेंगे एज इंटरनेशनल ईयर फॉर ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, यानी कि 2025 को इन्होंने डेडिकेट किया हुआ है। राइट, तो कहीं पर आप साइड में ये चीज याद रखना, ये यूएन ने डिक्लेयर किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट न्यूज है, क्वेश्चन नहीं रखा मैंने। न्यूज ये कहती है कि कहां पर 85th नंबर का ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड किया गया। तो वो प्लेस है पटना, विच इज कैपिटल ऑफ बिहार। इसे कहां पर कंक्लूड किया गया? पटना में। कब किया गया? 21 जनवरी 2025 में। किसने प्रिसाइड किया? इसे प्रिसाइड किया हमारे लोकसभा के स्पीकर जिनका नाम है ओम बिरला जी। ठीक है, 85th नंबर का अगर बिहार में हुआ है तो इससे पहले 84th नंबर का कहाँ हुआ? मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। सबसे पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1921 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो वो शिमला में हुई थी। राइट, 82nd नंबर की जो कॉन्फ्रेंस थी 2021 में हुई, ये 100th नंबर की कॉन्फ्रेंस थी। इसे भी शिमला में ही कंडक्ट कराया गया। राइट, सॉरी हाँ, 100 ईयर पूरे हो चुके थे उसके ओकेजन पे यहाँ पर किया गया था, तो वो शिमला में ही कंडक्ट कराया गया था। ऐसा नहीं है कि बिहार पहली बार इसे होस्ट कर रहा है। इससे पहले भी 1964, 1982, 2025 इन 3 सालों में बिहार ऑलरेडी होस्ट कर चुका है एंड 2025 इज थर्ड टाइम। राइट, ओके, इसकी थीम भी आप जान लो, यहाँ लिखा है नीचे। दिस इज द थीम। अगला जो न्यूज है वो इसी से जुड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने ये बताया कि 85th नंबर की कॉन्फ्रेंस हुई थी पटना में, तो उसी से जस्ट पहले कुछ दिनों पहले 61st नंबर की सेक्रेटरीज ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज का भी जो कॉन्फ्रेंस था, ये भी कहाँ पर किया गया? ये भी पटना ने ही होस्ट किया। राइट, कब से कब तक किया था? 19 जनवरी से, जब 85th नंबर की ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बैठक होनी थी उससे पहले ही इसे कंडक्ट किया गया। और किसने इनोग्रेट किया था? उत्पल कुमार सिंह ने, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं लोकसभा के, उन्होंने इसे इनोग्रेट किया था। इसकी थीम क्या थी? अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज in our legislative bodies for greater efficiency, effectiveness and productivity. ये इसकी थीम थी। तो you should also know about this as well. Now, moving with the next news, जो कि एक स्पीशीज से जुड़ी हुई है। वो स्पीशीज क्या है? गोबी फिश। तो कहाँ पर इसे ढूंढा गया है? इसे ढूंढा गया है आंध्र प्रदेश में। किसके द्वारा ढूंढा गया है? तो वो है ऑर्गेनाइजेशन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में भी ये कहाँ पर पाई गई है? आंध्र प्रदेश में कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पर इस फिश को देखा गया है, डिस्कवर किया गया है। यहाँ पर इसकी दो स्पीशीज देखी गई है, एक है हुएवेनी और दूसरी है टिग्रिनस। ये दो स्पीशीज को आंध्र प्रदेश में स्पॉट किया गया है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज, ये की स्टोन स्पीशीज है हमारे इकोसिस्टम की, इसलिए ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। राइट, यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ये रहा कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बिल्कुल ही बिल्कुल कोस्टल एरिया पर लोकेटेड है आंध्र प्रदेश के, है ना। तो आंध्रा के कोस्ट पे लोकेटेड है। यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट नदियां मिलती हैं, वो नदियां हैं गोदावरी और गौतमी नदी। किस टाइप का यहाँ पे फॉरेस्ट पाया जाता है? तो किस टाइप का फॉरेस्ट है? मैंग्रोव फॉरेस्ट, क्योंकि ये एक वेटलैंड भी है। राइट, वेटलैंड है तो डेफिनेटली ये एक मैंग्रोव फॉरेस्ट भी होगा, क्योंकि वाटर अवेलेबल रहता है। तो आप याद रखना कि गोबी फिश जो कि एक स्पीशीज है, इसे कहाँ पर डिस्कवर किया गया है? तो वो जगह है
कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। राइट, आई होप कि आपको याद रहेगा। नाउ नेक्स्ट, एक ट्री है जिसका नाम है कश्मीर चिनार्स। कश्मीर चिनार्स ये आइकॉनिक ट्रीज हैं जिन्हें हाल ही में अभी क्या किया गया है, इन्हें टैगिंग की गई है, इन्हें जियो टैग किया गया है, इन पे क्यूआर कोड्स लगाए गए हैं ताकि इन्हें प्रिजर्व किया जा सके। नाम से पता चल रहा है कि ये कहाँ पर लोकेटेड होंगे, डेफिनेट सी बात है कश्मीर में। कश्मीर के भी कौन कौन से एरिया में, एक तो डल लेक, श्रीनगर और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इन सब जगहों पे आपको ये वाले ट्रीज देखने मिलेंगे। इन्हें हम और किस नाम से जानते हैं, चार चिनारी के नाम से जानते हैं, रोपा लैंक के नाम से जानते हैं और रूपा लैंक के नाम से। दोनों में फर्क है, रोपा एंड रूपा। ठीक है, इनकी पत्तियां पहले डार्क ग्रीन कलर की होती हैं जो धीरे धीरे चेंज होकर के रेड कलर की हो जाती हैं, अंबर कलर की होती हैं, फिर ऑटम के टाइम पे ये येलो हो जाती हैं। आपने बहुत सारी मूवीज में इन पेड़ों को देखा होगा, इनकी पत्तियों को उड़ते देखा होगा, है ना। ये वही वाले आइकॉनिक ट्रीज हैं, तो इन्हें प्रिजर्व किया जा सके, इनको काटा ना जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि कश्मीर में पॉपुलेशन कितनी तेजी से अब बढ़ेगी, क्योंकि आर्टिकल 370 अब रिमूव कर दिया गया है, तो लोग वहां पर मूव कर रहे हैं। तो अगर मूव कर रहे हैं तो जंगलों को वो खत्म करेंगे, इसलिए इस ट्री को बचाने के लिए इसकी टैगिंग की गई है। और ये वाले ट्रीज ईस्टर्न हिमालयाज में पाए जाते हैं, नॉट इन वेस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज में। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी बातें, क्योंकि अभी आपको एक क्वेश्चन करना है इसी से जुड़ा हुआ। कुछ और डिटेलिंग जो यहाँ पे मेंशन मैंने लगा रखी है, कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है, डल लेक, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। किस किस नाम से जानते हैं, चार चिनारी, रूपा लैंक, रूपा लैंक। बोटानिकल नेम क्या है, ईस्टर्न हिमालयाज में ये ग्रो होता है, और इनके लीव्स और बार्क को हम यूज करते हैं मेडिसिन्स में। इनके वुड को किस नाम से जाना जाता है, लैचसर के नाम से, जिससे फर्नीचर्स बनाए जाते हैं। ट्विक्स और रूट्स का यूज किया जाता है डाई को बनाने में। राइट, तो इतनी चीजें आप यहाँ से याद रखेंगे। नाउ एक क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये जो चिनार ट्री हैं ये प्राइमरली पाए जाते हैं डल लेक, श्रीनगर और जम्मू एंड कश्मीर में। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, चार चिनारी, रोपा लैंक और रूपा लैंक के नाम से। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ये जो ट्रीज हैं ये कोल्ड क्लाइमेट में पाए जाते हैं, मोस्टली इन वेस्टर्न हिमालयाज। ध्यान रखिएगा ये वाला शब्द। और इनकी पत्तियां जो हैं उनका कलर डार्क ग्रीन से रेड, फिर अंबर, फिर येलो चेंज हो जाता है ऑटम के टाइम पे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसके कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। राइट, कमेंट में आपको लिखना है, क्या लिखेंगे आप, कश्मीरी चिनार, कश्मीरी चिनार, एंड देन इसका आंसर। आप ऑप्शंस भी लिख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1 है, 2 है या 3 है, जो भी है। तो आप वो लिख करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में क्या किया गया है, कैनबिस। कैनबिस आई होप कि आप सभी जानते होंगे, कैनबिस की फार्मिंग को मंजूरी दे दी गई है। कौन सा स्टेट है अपना, अपना स्टेट है हिमाचल प्रदेश, जिसने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कैनबिस की प्रोडक्शन के लिए, ताकि कैनबिस को और ज्यादा उगाया जाए। कैनबिस यानी आप समझते होंगे भांग, है ना। मेनली तीन प्लांट्स हैं जिनको मंजूरी दी गई है। एक है कैनबिस सैटिवा, कैनबिस इंडिका, तीसरा है कैनबिस रुद्रेलिस। कैनबिस का इस्तेमाल मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए किया जाता है, इंडस्ट्रीज में भी, टेक्सटाइल, पेपर और बायोफ्यूल्स के लिए। इन्हें ही हम कुछ और नामों से जानते हैं, लाइक मरीजुआना, जो कि एक मैक्सिकन टर्म है, मैक्सिको में इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हैशीश, जो कि रेफर करता है अनपॉलिनेटेड फीमेल कैनबिस प्लांट को, ये भी एक इसका नाम है। नेक्स्ट, कहाँ पर ये मेनली पाए जाते हैं, ये मेनली पाए जाते हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में, लाइक
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। ये इंडिया की बात हो रही है, राइट? कि इंडिया में कहाँ पर ग्रो किया जाता है। कुछ अलग-अलग नाम हैं जिनसे इन्हें जाना जाता है, लाइक तेलुगु में इन्हें जाना जाता है गंजई के नाम से, तमिल में इन्हें गांजा के नाम से और कन्नड़ा में इन्हें पंगी के नाम से जाना जाता है। इनका रेगुलेशन किया जाता है क्योंकि इन्हें हर कोई कल्टीवेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये बैंड है अपने भारत में। पर कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने इसे परमिशन दे रखी है इसकी ग्रोइंग पे, लाइक उत्तराखंड सबसे पहला वो स्टेट बना था जिसने कैनबिस फार्मिंग को परमिशन दी। अब हिमाचल प्रदेश भी है, इसने भी दे दिया इसे परमिशन। तो इसके कल्टीवेशन को कौन रेगुलेट करता है? वो ऑर्गेनाइजेशन है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है। कैनबिस के रेजिन को हम चरस के नाम से, फ्लावरिंग टॉप को गांजा के नाम से, लीफ और सीड को भांग के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ कॉमन नेम है जिनसे आप समझ पा रहे होगे कि किस बारे में बात की जा रही है ना? तो केवल खाने की नहीं बात होती है कि नशे वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका यूज मेडिसिन में भी करते हैं। आपने देखा टेक्सटाइल में भी करते हैं, है ना? डाइज़ वगैरह बनाने के लिए। तो इस वजह से और भी चीज़ें हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट एक एआई ऐप है जिसका नाम है डीप सीक एआई ऐप, जो कि चाइना का है। ये चाइना का स्टार्टअप है, इसको शुरू किया गया था 2023 में। इसका जो मार्केट है उसने बहुत तेज़ी से ग्रो किया है, राइट? इतनी तेज़ी से ग्रो किया है कि इसने गूगल की जेमिनी और ओपनएआई की चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया है। साथ ही यूएस का नैस्डैक, जिसमें 3% डिक्लाइनेशन देखा गया है एंड 17% डिक्लाइनेशन नेवेडिया नाम की जो कंपनी है उसके स्टॉक्स में देखे गए हैं। मतलब आप सोच सकते हो ये जो डीप सीक है जो हम लोग एआई, आजकल जमाना एआई का हो गया ना, हर एक चीज हम तुरंत गूगल करके कि गूगल प्लीज आंसर मी दिस एंड दैट। तो लाइक दैट चाइना ने एक डीप सीक नाम का एआई जनरेट किया है और इसके जो शेयर्स हैं वो बहुत ही तेजी से ग्रो अप कर रहे हैं। साथ ही ये पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा, राइट, सबसे ज्यादा ग्रोइंग एआई बन चुका है अब तक। अब आप देख सकते हो कि यूएस के भी शेयर्स को इसने डाउन कर दिए हैं। तो क्या ही एआई इन्होंने डेवलप कर रखा है कि नहीं? तो डीप सीक अगर आता है तो आप ये याद रखना कि इसका नाम चाइना से जुड़ा हुआ है, राइट? एक एआई ऐप है। नेक्स्ट, वेटलैंड एक्रीडेटेड सिटीज। इस लिस्ट में हमारे देश से इंदौर और उदयपुर को शामिल किया गया है एंड इसको शामिल करने के बाद ये 2 इंडियन सिटीज पहले ऐसे बन चुके हैं जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इंदौर में कौन सा लेक है? लेक सिरपुर, जिससे ये सराउंडेड है। उदयपुर में 5 मेजर लेक्स हैं, पिचौला, फतेह सागर, राणा सागर, स्वरूप सागर और दूध तलई। ग्लोबली इन्हें लिस्ट किया गया है अंडर वेटलैंड एक्रीडेटेड सिटीज के अंडर में। इसीलिए किया गया है ताकि हम इन्हें प्रोटेक्ट कर सकें, सस्टेनेबल वे में बेनिफिट ले सकें और टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। ये वाली जो वैलिडिटी होती है ना, वेटलैंड एक्रीडेटेड सिटीज की वैलिडिटी केवल 6 साल की है। मतलब 6 साल तक इन्हें इस लिस्ट में रखा जाएगा, उसके बाद इन्हें रिन्यू कराने की जरूरत पड़ेगी, राइट? नाउ रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन आप सभी को पता होगा, ये कन्वेंशन किस लिए किया जाता है? फॉर वेटलैंड। हमें वेटलैंड्स को प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इस कन्वेंशन को किया गया था रामसर नाम की जगह पर, जो कि ईरान में लोकेटेड है। और वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट हम करते हैं? इसे सेलिब्रेट किया जाता है 2 ऑफ फेब को। आई होप यू ऑल enjoyed दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड यस, धीरे धीरे जो चीजें हैं मैं कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ, बट एज यू ऑल नो कि बहुत सारी चीजें हैं, मेरे खुद के भी एग्जाम्स हैं, दैट्स वाई थोड़ा इरेगुलर हूँ। तो प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कैसा लगा आपको, है कि नहीं? और आज लॉन्च होने वाला है, हो चुका होगा आई थिंक, इकोनॉमिक सर्वे, और कल आएगा बजट। तो इसके लिए सेपरेट से अलग सेशन कर लेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।